बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एवरीडे साइंस पास पेपर एमसीक्यू सॉल्व करते हैं और सबसे पहला सवाल हमारे पास है रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस फोटोसिंथेसिस का जो रिवर्स प्रोसेस होता है उसको रेस्पिरेशन याद रखें नाम देते हैं। अब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में बेसिक फ़र्क क्या है? फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, जो फोटोसिंथेसिस है उसमें ग्लूकोज बनता है, याद रखिएगा जी, CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये बनाएगा C6H12 एंड O6। तो ये हमारे पास क्या है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? ग्लूकोज। और ये जो प्रोसेस है जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो ग्लूकोज तैयार करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस कहलाता है, याद रखिएगा जी। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को नाम देते हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस का नाम देते हैं। एंड द मोस्ट टेक्निकल क्वेश्चन, क्या फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स में ही होता है? फोटोसिंथेसिस हर उस लिविंग एंटिटी में होगा जिसके अंदर क्लोरोफिल कंपोनेंट मौजूद होता है, क्योंकि क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। इसी वजह से कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जिनमें फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी हो रही होती है। इवन एल्गी के अंदर भी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी हो रही होती है। एल्गी मीन द सिंपलर प्लांट उसको नाम देते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का ताल्लुक सिर्फ प्लांट से नहीं है, हर उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है वो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। तो फोटोसिंथेसिस जो है बेसिकली जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर क्या बना रहे होते हैं? ग्लूकोज बना रहे होते हैं। और ये बेसिकली सन रोशनी की मौजूदगी में ही ये अमल हो रहा होता है, इसीलिए ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। जबकि रिवर्स प्रोसेस इसका अब होगा क्या कि यही ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा, मीन टू से C6H12 एंड O6 इट विल ब्रेक डाउन। ये ब्रेक डाउन होगा किस में? अपने कंपोनेंट्स में, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O एंड प्लस एनर्जी, याद रखिएगा जी। ये तो जो भी कोई केमिकल बॉन्ड जब ब्रेक डाउन होता है तो उस वक्त एनर्जी रिलीज होती है। कोई भी ऐसा कंपोनेंट होता है, कंपाउंड जो कि ब्रेक डाउन होता है, तो उस वक्त एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। तो यहाँ पे भी क्या है कि ये ग्लूकोज और ये ग्लूकोज क्या हो रहा है रिस्पेक्टेड, ब्रेक डाउन हो रहा है। इसीलिए इस रिएक्शन को नाम देते हैं, ये एक कैटाबोलिक रिएक्शन है, याद रखिएगा जी। ये कैटाबोलिक रिएक्शन है जी। और ये है क्या? बेसिकली ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है, रेस्पिरेशन है। और जिसमें ग्लूकोज बन रहा है वो क्या है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? वो हमारे पास फोटोसिंथेसिस है। और ये फोटोसिंथेसिस है, ये एक एनाबोलिक रिएक्शन है, याद रखिएगा जी। एनाबोलिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है कि जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, जिसमें छोटे मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल देते हैं, उस रिएक्शन को नाम देते हैं, ये बेसिकली एनाबोलिक रिएक्शन है। और जो कैटाबोलिक रिएक्शन होता है उसमें बेसिकली क्या होता है कि लार्जर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, और वी मे से दैट स्मॉलर मॉलिक्यूल आर सिंथेसाइज्ड। तो उस रिएक्शन को क्या नाम देते हैं? वो हमारे पास रेस्पिरेशन है। जो फोटोसिंथेसिस है ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, जबकि रेस्पिरेशन इट टेक्स प्लेस एट ऑल टाइम, ड्यूरिंग डे टाइम, ड्यूरिंग नाइट टाइम। और रेस्पिरेशन का ताल्लुक सिर्फ प्लांट से नहीं है, वो एनिमल और इंसानों सब में होता है, क्योंकि रेस्पिरेशन में क्या है, जो ग्लूकोज होता है उसकी ब्रेक डाउन हो रही होती है। अब फोटोसिंथेसिस का अमल और रेस्पिरेशन का अमल कहाँ कहाँ होता है? जो फोटोसिंथेसिस का अमल है, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लाइट एनर्जी में इस्तेमाल करते हुए फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, याद रखिएगा जी। सो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट में ये वाक़ होता है ये अमल। जबकि जो रेस्पिरेशन है जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है, जैसा कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल की अब ब्रेक डाउन हो रही है, और ये जो अमल है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, याद रखिएगा। सेलुलर रेस्पिरेशन इट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका दूसरा नाम पावर हाउस ऑफ सेल भी है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल, एक्चुअली सेल की सारी एनर्जी इसी में बनती है। पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं। और जो एटीपी बनती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है साइंस के हवाले से, कि फोटोसिंथेसिस का जो रिवर्स अमल है वो रेस्पिरेशन है, और रेस्पिरेशन का रिवर्स अमल वो क्या है? वो फोटोसिंथेसिस है। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के हवाले से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है, एंड दैट इज फर्स्ट एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जो सबसे पहला एलिमेंट है, जो सबसे टॉप पे रखा गया रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वो हाइड्रोजन है, याद रखिएगा जी। जैसा कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में सबसे ये टॉप पे रखा गया है, याद रखिएगा जी। अब अगर पीरियोडिक टेबल के हवाले से बात की जाए तो उसमें ग्रुप्स कौन से होते हैं और इसमें पीरियड्स कौन से होते हैं, याद रखिएगा। जो हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स हैं, जैसे ये वर्टिकल कॉलम है, इनको नाम देते हैं, वर्टिकल कॉलम को ग्रुप्स का नाम देते हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। वर्टिकल कॉलम्स ये क्या कहलाते हैं, ग्रुप्स कहलाते हैं जी, ठीक है। और हमारे पास ये है ग्रुप्स। जबकि अगर पीरियड्स की बात की जाए तो पीरियड है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वो क्या है, वो पीरियड्स हैं, याद रखिएगा जी। तो ओवरऑल हम देखते हैं कि हमारे पास टोटल कितने ग्रुप्स हैं। ये पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, टोटल 18 ग्रुप्स हैं, याद रखिएगा। पीरियोडिक टेबल में, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, उसमें टोटल कितने ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं, याद रखिएगा। और ग्रुप से मुराद कॉलम होते हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। वर्टिकल कॉलम फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल, दीज आर कॉल्ड एज ग्रुप्स। जबकि हॉरिजॉन्टल रोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये शो किया है, ये हॉरिजॉन्टल रो है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और ये क्या कहलाते हैं, पीरियड्स कहलाते हैं। ये पहला पीरियड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां पीरियड। तो टोटल पीरियड्स कितने होते हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वो याद रखिएगा। अगर पीरियड्स के हवाले से बात आए, ये पीरियड्स, तो कितने पीरियड्स हैं पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, वो 7 पीरियड हैं, याद रखिएगा जी। और टोटल ग्रुप्स कितने हैं, ग्रुप्स जिनको वर्टिकल कॉलम कहा जाता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वो क्या कहलाते हैं, वो ग्रुप्स कहलाते हैं। टोटल कितने, 18 हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। और यहाँ पर जो 18वें ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, जैसा कि यहाँ पे ये शोन है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, जो 18वें ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, 18th ग्रुप एलिमेंट्स, 18 ग्रुप एलिमेंट्स। फिर ये अक्सर का क्वेश्चन आता है कि 18वें ग्रुप के एलिमेंट्स को जीरो ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं, याद रखिएगा जी, या इनको इनर्ट गैसेस भी कहते हैं जी। इनर्ट गैसेस इसी वजह से कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये सुस्त हैं। और क्यों कहा जाता है इनर्ट, क्योंकि इनका ऑक्टेट और डुप्लेट मुकम्मल फील्ड है, वो वैकेंट नहीं होता, वैलेंस नहीं होता, इसीलिए ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते, किसी के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करते, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है कि जीरो ग्रुप एलिमेंट्स हैं। मतलब इनकी वैलेंसी क्या होती है, जीरो होती है, ना किसी से इलेक्ट्रॉन देना लेना, म्यूचुअल शेयरिंग या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं होता। इसीलिए जो 18वें ग्रुप के मेंबर्स हैं, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सारे के सारे, इनकी वैलेंसी क्या होती है, जीरो होती है। और ये इनर्ट गैसेस भी कहलाती हैं। इनर्ट मीन ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। इसी तरह से जो हमारे पास 17 ग्रुप एलिमेंट है, जिसको हम नाम देते हैं, ये हैलोजेंस फैमिली है। और हैलोजेंस में कौन कौन से रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, दीज आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। इनके आखिरी शेल में जो वैलेंस शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ये ऑक्टेट पूरा करते हैं। तो ये ग्रुप 17 जो एलिमेंट्स हैं रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, जो 17 ग्रुप है, उसे क्या नाम दिया जाता है, उसे याद रखिएगा हैलोजेंस कहा जाता है जी। और हैलोजेंस मीन द साल्ट फार्मिंग फैमिली, याद रखिएगा जी, ये साल्ट फार्मिंग फैमिली है। तो पीरियोडिक टेबल के हवाले से अक्सर का ये सवाल मोस्ट रिपीटेड है कि टॉप मोस्ट पे हाइड्रोजन को रखा गया है, और वो भी इसी वजह से क्योंकि जो हाइड्रोजन है इसकी जो फीचर्स हैं वो बेसिकली मेटल्स और नॉन मेटल्स से मिलती जुलती हैं, इसी वजह से इनको एट द टॉप रखा गया है। और जो ग्रुप फर्स्ट हमारे पास पहला ग्रुप है, इनको नाम देते हैं अल्कली मेटल्स का, और इनको नाम देते हैं, दूसरे ग्रुप वालों को अल्कलाइन अर्थ मेटल का भी नाम देते हैं। तो ये भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which is the result from attraction between oppositely charged ion? जो oppositely charged ion के दरमियान जो attraction के नतीजे में जो बॉन्ड बनता है, तो उसको क्या नाम देते हैं, बेसिकली वो आयोनिक बॉन्ड होता है, याद रखिएगा। इट इज़ इन बिटवीन आयन्स। अगर ये भी सवाल बाज का आता है कि मेटल और नॉन मेटल के दरमियान जो बॉन्ड बनता है, मेटल और नॉन मेटल के दरमियान जो बॉन्ड बनता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, वो भी कौन सा होता है, वो भी आयोनिक बॉन्ड ही होता है। एक्चुअली मेटल की जो डेफिनेशन होती है, मेटल क्या करती है, इलेक्ट्रॉन लूज करती है जी, जबकि नॉन मेटल क्या करती है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं जी। तो इलेक्ट्रॉन देना और लेना, ये मेटल जो है, दीज आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, याद रखिएगा रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स।
ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होती हैं जी। क्यों? अपना इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं। नॉन मेटल क्या होती हैं? दे आर ऑलवेज इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती हैं, इसीलिए नॉन मेटल क्या है? ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब यहां पे जो बताया गया है, एग्जांपल बताई गई कि सोडियम और क्लोरीन, और इसमें क्या है? प्योर आयनिक बॉन्ड है जी। अब अगर इसके डिस्क्रिप्शन के हवाले से थोड़ा सा देखा गया कि सोडियम क्लोराइड में आयनिक बॉन्ड किस तरह से बनता है, तो हमारे पास सोडियम और साथ में क्या है? क्लोरीन है जी। अगर सोडियम का हम एटॉमिक नंबर देखें तो हमारे पास वो होता है 11 होता है। उस 11 में के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। एल में कितने आएंगे? 8। एम में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। अब अगर क्लोरीन के हवाले से बात कीजिए, एटॉमिक नंबर होता है 17, तो के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 7 इलेक्ट्रॉन। अब रूल यह है कि जिस एटम के पास 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करता है? वो डोनेट करता है, और 5 या 5 से ज़्यादा वाला क्या करता है? वो गेन करता है। अब सोडियम के पास वो एक आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम क्या करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अब सोडियम है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एटम तो एज ऑल न्यूट्रल होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो पीछे कौन सा चार्ज रह जाता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। क्लोरीन क्या है? इसका आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसी वजह से क्लोरीन क्या करेगा? +1 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है, जिसके ऊपर जाएगा उसके ऊपर लेबल भी नेगेटिव का लगा देगा, सो -1। अब सोडियम इलेक्ट्रॉन देने वाला, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेने वाला। सोडियम क्या बनेगा? ये केटाइन बनेगा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, मतलब पॉजिटिव आइन, और ये बनेगा हमारे पास क्लोरीन, ये A9 है जी। अब जो आइंस के दरमियान, चार्ज आयन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको क्या नाम दिया जाता है? वो प्योर आयनिक बॉन्ड इन नेचर होता है, जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है, और बेसिकली अपोजिट चार्ज आइंस के दरमियान होता है। अगर ये भी बात का सवाल पूछा जाता है कि मेटल और नॉन मेटल के दरमियान वो बॉन्ड भी कौन सा होता है, रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आयनिक बॉन्ड ही होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इस अगला सवाल है, विच वन इज अ ग्रीन हाउस गैस? ग्रीन हाउस गैस में तो CFC भी होते हैं, लेकिन जो ऑप्शंस इम्तिहान में आए हुए थे उनमें मीथेन भी था। तो जो हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं उसमें मीथेन भी होती है। बेसिकली इसका फार्मूला होता है CH4 होता है, याद रखिएगा जी। उसके बाद देखिए ब्लीचिंग पाउडर कंटेन्स, ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन मौजूद होती है बेसिकली। उसके बाद देखिए विच गैस डज अ फोटोकॉपियर मशीन प्रोड्यूस? फोटोकॉपियर मशीन जो गैस प्रोड्यूस करती है वो बेसिकली ओजोन गैस होती है जी। उसके बाद देखिए साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग, ये भी एक दफ़ा पूछा हुआ था बायो के हवाले से। तो फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या है? जो फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है वो है राना टाइग्रीना, और जो हमारे पास सिस्टम होता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के मुताबिक, तो हमने इनको या तो रोमन में लिखना होता है या तो इनके नीचे अंडरलाइन करना होता है जो स्पीशी और जेनरिक नेम होते हैं। तो जो फ्रॉग है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? राना टाइग्रीना है। इसी तरह से अगर इंसान का आ जाए, ह्यूमन बीइंग का, मैन का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज होमो सैपियन, याद रखिएगा जी, होमो सैपियन। और जो पहला जो लेटर है उसको कैपिटल लिखते हैं, दूसरे को स्मॉल में लिखते हैं, ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का रूल है। तो इंसान का साइंसी नाम क्या है? दैट इज होमो सैपियन, याद रखिएगा। और ओनियन का साइंटिफिक नेम क्या है जी? ओनियन का साइंटिफिक और बोटेनिकल नेम याद रखिएगा जी, ओनियन एलियम सीपा पढ़ते हैं इसको जी, ठीक है। और इसी तरह से सोलेनम टुबेरसम टोमेटो का, सोलेनम एस्कुलेंटम पोटैटो का, और इसी तरह से अमलतास कैशियाफिस्टोला, ये डिफरेंट बोटानिकल और साइंटिफिक नेम्स हैं। तो बैक्टीरिया का इकोलाई भी नाम है, तो ये डिफरेंट जो है साइंटिफिक नेम है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के मुताबिक। तो फ्रॉग का साइंटिफिक नाम राना टाइग्रीना है, याद रखिएगा जी। उसके बाद देखिए सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज फॉर्म्ड ऑफ, जो प्लांट की सेल वॉल है वो बेसिकली सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। अब जो सेल वॉल है बेसिकली प्रोटेक्टिव जो सेल की आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसको सेल वॉल कहते हैं। प्लांट सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल होती है। और अगर फंजाई के हवाले से बात की जाए तो फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनी होती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल, अगर वो आ जाए कि फंजाई आ जाए, सेल वॉल ऑफ फंजाई, तो वो किससे मिलकर बनी होती है? वो काइटिन से मिलकर बनी होती है, याद रखिएगा जी।
फंजाई सेल वॉल, जबकि प्लांट की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है जो प्राइमरी सेल वॉल होती है, और जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है प्लांट्स में फिर वो लिग्निन और दूसरे और भी केमिकल उसमें शामिल होते हैं। और सेल वॉल का बेसिकली काम क्या होता है कि ये आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, ये प्रोटेक्शन सपोर्ट प्रोवाइड करती है विद इन द सेल, याद रखिएगा। और अक्सर का ये भी सवाल आता है कि आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल वो सेल वॉल है, और अगर एनिमल सेल के हवाले से पूछा जाए वो सेल मेम्ब्रेन है, याद रखिएगा, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, याद रखिएगा जी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एस हमारे पास है, वैक्सीन वॉज डिस्कवर्ड बाई वैक्सीन एडवर्ड जेनर साहब ने डिस्कवर की थी। डायमंड इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ, कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है, ये कार्बन की एक बहरूपी शक्ल है। एलोट्रॉपिक ऐसे फिनोमेना को बोलते हैं कि जिसमें एक एलिमेंट एक से ज़्यादा जो है फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। तो एलोट्रॉपिक फॉर्म के हवाले से ये सवाल था कि डायमंड जो है वो कौन सी एलोट्रॉपिक फॉर्म है, कार्बन की। इसी तरह से ग्रेफाइट भी कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है। प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल, प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री याद रखिएगा वो राइबोसोम्स हैं, इनको प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री कहा जाता है। और ये वो सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों सेल में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। सो राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल, प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक सेल में भी पाए जाते हैं, याद रखिएगा जी। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल में ये पाए जाते हैं, याद रखिएगा। ये वाहिद सेल ऑर्गेनेल है ये। सो प्रोकैरियोटिक बेसिकली होता क्या है, प्रो मीन बिफोर, याद रखिएगा, और क्रियाट्स मीन द न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोट्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं कि जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोट्स में क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद होता है और मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। लेकिन राइबोसोम्स क्या है, वो वह सेल ऑर्गेनेल है जो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। और फिर डिफरेंस क्या है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम है वो स्मॉलर इन साइज होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम थोड़ा लार्जर इन साइज होता है। तो बेसिकली डिफरेंस होता है ये। उसके बाद है किडनी स्टोन्स आर मेनली फॉर्म्ड ऑफ कंपाउंड्स। जो किडनी स्टोन बनती है गुर्दे के अंदर, जो पथरी बनती है, बेसिकली वो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होती है मोस्टली। एक और टाइप भी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट में क्या होता है, बेसिकली ऑक्सलेट्स पाया जाता है टोमेटोज के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए अवॉइड किया जाता है जो किडनी स्टोन्स के पेशेंट होते हैं। और फिर किडनी स्टोन्स की जो रिमूवल करने का तरीकाकार होता है, जो नॉन सर्जिकल मेथड है, उसका नाम देते हैं लिथोट्रिप्सी, याद रखिएगा जी। बास का तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी ये सवाल आता है, साइंस की वजह से मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है कि लिथोट्रिप्सी है क्या, लिथोट्रिप्सी याद रखिएगा जी। ये नॉन सर्जिकल मेथड है, शॉन्ग के जरिए, मतलब है कि नॉन सर्जिकल मीन जिसमें सर्जरी नहीं की जाती, नॉन सर्जिकल मेथड ऑफ रिमूविंग किडनी स्टोन, ऑफ रिमूविंग किडनी स्टोन। जो गुर्दे में पथरी होती है अगर वो छोटे साइज की है तो उसको मोस्टली क्या है, ज़्यादा पानी पीने से भी निकाला जा सकता है गुर्दे से बाहर, या वो यूरेटर ट्यूब में है या वो यूरिनरी ब्लैडर में है, मसाने के अंदर है, जहाँ भी है, ज़्यादा पानी पीने से मोस्टली किडनी स्टोन है वो निकल जाती है। लेकिन थोड़ा साइज़ बड़ा होता है तो उसको किससे रिमूव किया जाता है, लिथोट्रिप्सी से। लेकिन अगर जो साइज़ है उसका मिलीमीटर से बढ़ गया है, सेंटीमीटर से भी ज़्यादा हो चुका है, तो एटलीस्ट फिर क्या किया जाता है, वो जो क्रिस्टल्स बनती हैं, चाहे वो किडनी के अंदर हो, चाहे वो यूरेटर के अंदर हो, चाहे वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर हो, फिर उसके लिए प्रॉपर सर्जरी की जाती है। बट एक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो है कि नॉन सर्जिकल मेथड के हवाले से या शॉन्ग के जरिए जो गुर्दे की पथरी को तोड़ा जाता है, तो उस अमल को क्या नाम देते हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, लिथोट्रिप्सी नाम दिया जाता है, याद रखिएगा जी। कि नॉन सर्जिकल मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन, तो किडनी स्टोन को जब रिमूव किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, उसमें एक्सेलरेशन भी दिया हुआ था, उसमें और भी फीचर्स दिए हुए थे। जो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है वो कौन सी है, वो स्पीड होती है, याद रखिएगा। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ये ऐसी क्वांटिटी कि जिसको आपको डिपिक्ट करने के लिए आपको उसकी मैग्नीट्यूड भी बताना पड़े और साथ में उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़े जी, तो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है जी। फॉर एग्जांपल एज ऑफ अ बॉय इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसमें बच्चे की उम्र क्या सिर्फ आप मैग्नीट्यूड से बताते हो, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, वो स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होती है ऐसी क्वांटिटी कि जिसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड मिकदार के साथ साथ डायरेक्शन भी देनी पड़ती है, वो क्या कहलाती है, वो वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर जिसके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही ज़रूरत होती है। तो स्पीड बेसिकली क्या है, इट्स नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, याद रखिएगा जी।
अगला सवाल देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल है, ऑफ्थल्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, जो ऑफ्थल्मोलॉजी है, इल्मुल बसरियात जो है वो क्या है, आइज की स्टडी से रेलेवेंट है जी। उसके बाद है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज, वो कौन सी है, वो है प्लाज्मा। अगर ओवरऑल स्टेट्स ऑफ मैटर के हवाले से बात की जाए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एंड प्लाज्मा, तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। बट मोस्ट साइंटिस्ट ये भी बिलीव करते हैं कि जो प्लाज्मा है इट्स अ फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर एंड द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एंड द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, नॉट द वर्ल्ड, इट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, वो प्लाज्मा पर ही मुश्तमिल है जी। लेकिन ओवरऑल चूंकि टर्म्स या कंडीशंस बन चुकी हैं कि बिफोर स्टेट ऑफ मैटर दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा, तो कुछ साइंटिस्ट और कुछ रिसर्च ये भी कहती है एक्चुअली प्लाज्मा इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर एंड द मोस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ द प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, फोर्थ जो स्टेट ऑफ मैटर है वो क्या है, प्लाज्मा है। और पानी जो है वो क्या है, H2O, वो तीनों हालतों में पाया जाता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। सॉलिड की फॉर्म में वो आइस है, लिक्विड की फॉर्म में वो आम वाटर है कॉमन, जबकि गैस की फॉर्म में क्या है, वो वेपर्स की फॉर्म में होता है, याद रखिएगा। तो पानी जो है इन तीनों हालतों में पाया जाता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। उसके बाद है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, साइज ऑफ एनिमल इन द प्लांट इंक्रीजेस, एनिमल और प्लांट्स जो होते हैं उनका जो साइज बढ़ता है ये माइटोसिस की वजह से बढ़ता है, याद रखिएगा जी। माइटोसिस क्या है बेसिकली, माइटोसिस इज एसेक्सुअल डिवीजन मेथड, याद रखिएगा जी, एसेक्सुअल डिवीजन मेथड। देखें कोई भी जानदार अगर वो पैदा होता है, अगर ह्यूमन बीइंग या की बात की जाए, एनिमल्स की बात की जाए, तो मियोसिस का रिजल्ट होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि गैमेट्स की आपस में कॉम्बिनेशन होती है जी, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही होती है इट इज़ ओइंग टू द माइटोसिस, ये माइटोसिस के जरिए ही हो रही होती है, याद रखिएगा जी। अब माइटोसिस जो है ये सोमैटिक सेल में होगी, याद रखिएगा, ये भी रिपीटेड है जी, ये सोमैटिक सेल में होती है। और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम की तादाद क्या रहती है, सेम रहती है। सेल क्या हो जाते हैं, सेल 1 से 2 में तकसीम हो जाते हैं, 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म। जैसा हमारे पास ये एक सेल है और जैसे ही सेल डिवीजन होती है ये 1 से 2 में तब्दील हो जाते हैं, और फिर ये मजीद 2 में, फिर ये मजीद 2 में, और ये क्या होती है, माइटोसिस चलती रहती है। इसीलिए इसको नाम दिया जाता है ये डुप्लीकेटेड डिवीजन भी है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सेल्स क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, ऑल्दो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम। इसके बरक्स अगर मियोसिस की बात की जाए उसको रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ सेल्स 4 सेल बनते हैं और वो हैप्लॉइड होते हैं, दे आर नॉट डिप्लॉइड इन नेचर, लेकिन उसमें क्रोमोसोम की तादाद हाफ रह जाती है, तो ये भी डिफरेंस है। और फिर मियोसिस जो है इट डज़ नॉट टेक्स प्लेस, ये टेक्स प्लेस नहीं होती किस में, ये सोमैटिक सेल में नहीं होती, फिर वो जर्म लाइन सेल्स में होती है, याद रखिएगा जी। तो माइटोसिस जो है, फिर इसके अगेन हमारे पास जो स्टेप्स हैं माइटोसिस के, फिर ये मेरे जो है कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, और कैरियोकाइनेसिस के फिर 4 मराहल मजीद, इट्स अ प्रोफेज, इट्स मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज एज वेल। तो ये सारे एटलीस्ट आपको कंसेप्चुअल चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये भी सवालात इम्तिहान में आ सकते हैं। विच टाइप ऑफ द मटेरियल इज़ यूज्ड इन लेड पेंसिल, जो आम लेड पेंसिल होती है जिससे बच्चे जो है वो लिखाई कर रहे होते हैं, जो आम जिसको कच्ची पेंसिल भी बोलते हैं सादा सी अल्फाज में, वो जो कच्ची पेंसिल का सिक्का होता है वो बेसिकली ग्रेफाइट है, वो भी कार्बन की ही एलोट्रोपिक फॉर्म है जी। सोप एंड डिटर्जेंट रिमूव द डर्ट फ्रॉम क्लोथ्स ड्यू टू, असल में ये जो सोप और जो डिटर्जेंट होते हैं ये कपड़ों से मैल कैसे साफ़ करते हैं, बेसिकली वो फिनोमेना होता है इंटरफेशियल टेंशन होता है, उससे क्या होता है वो सफाई हो जाती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल है द यूनिट ऑफ प्रेशर, इस प्रेशर का जो यूनिट है वो कौन सा है, वो पास्कल है, याद रखिएगा जी। वैसे प्रेशर का जो फार्मूला होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, किसी यूनिट एरिया पे फोर्स जो लगाई जाती है दैट इज द प्रेशर, ठीक है। और फिर प्रेशर के और भी यूनिट्स हैं, जैसे मिलीमीटर ऑफ Hg भी है, जैसे टॉर भी है, ठीक है, जैसे पास्कल भी है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी है। वो कैसे, फोर्स का यूनिट क्या होता है बेटा, न्यूटन होता है, और एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है जी, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या बनेगा, न्यूटन, ये ऊपर आ जाएगा पर मीटर स्क्वायर। अगर ये यूनिट आ जाए तो ये भी ठीक है जी। गैस फील्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो गैस फील्ड होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है, और जो इलेक्ट्रिक आम जो बल्ब होता है उसके अंदर जो छोटी सी वायर होती है बेसिकली टंगस्टन वायर होती है। लेकिन यहाँ गैस की बात अगर पूछी जाए तो याद रखिएगा वो कौन सी है,
नाइट्रोजन गैस है। उसके बाद है कि हीमोडायलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ, बेसिकली हीमोडायलाइसिस है ये ब्लड को क्लीन करने का नाम है। जब किडनी फेल्योर होता है, फेल्योर मीन किडनी इज अनएबल टू परफॉर्म दिस फंक्शन, किडनी का सादा काम क्या है कि भाई ब्लड को फिल्टर करके यूरिन फॉर्मेशन करना, जो वेस्ट मटेरियल है उनको यूरिन के जरिए जिस्म से बाहर निकाल देना, और जो यूजफुल मटेरियल है उनको दोबारा फिल्टर करके रीफिल्टर करके पार्ट ऑफ द बॉडी बना लेना। तो गुर्दे का काम ये होता है बेसिकली ये। अगर वो सही तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा होता, मतलब क्या है कि वो क्लीनिंग ऑफ ब्लड की सफाई नहीं कर रहा, तो फिर वही काम आर्टिफिशियल तरीके से डायलाइजर मशीन से कराना पड़ता है, और फिर उसको क्या नाम दिया जाता है, वो हमारे पास उस प्रोसेस को हीमोडायलाइसिस कहते हैं जी। और एक और पेरिटोनियल डायलाइसिस भी होती है, जब पेरिटोनियल कैविटी के अंदर वो ट्यूब लगा कर फिर जो है ब्लड की प्योरिफिकेशन का अमल किया जाता है। तो आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ ब्लड जो है, आर्टिफिशियल प्रोसेस ओवरऑल या हीमोडायलाइसिस जो है वो क्लीनिंग ऑफ ब्लड है, याद रखिएगा जी। और किडनी का बेसिकली यही काम है कि ब्लड को फिल्टर करना, ब्लड को क्लीन करना, याद रखिएगा जी। बेकिंग सोडा इज अ कॉमन नेम ऑफ, वो क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नेम है, सोडियम बाइकार्बोनेट। Na सोडियम, CO3 carbonate, HCO3 bicarbonate, so sodium bicarbonates. Entomology is the science that studies, ये insects की स्टडी का नाम है। entomology जो है याद रखिएगा बेसिकली इंसेक्ट्स की स्टडी का नाम है। और इसी तरह से अगर आ जाए कि बायोलॉजी क्या है, इट्स बेसिकली साइंटिफिक स्टडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, याद रखिएगा। और पेलियोंटोलॉजी क्या है, इट्स साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फॉसिल्स, डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको स्टडी करना बेसिकली क्या कहलाता है, वो पेलियोंटोलॉजी कहलाता है, मेंडूसा के फॉसिल्स को ही स्टडी करना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज सर्कुलेशन ऑफ ब्लड वाज डिस्कवर्ड बाय, जो ब्लड की सर्कुलेशन है जिसको हम नाम देते हैं कि हमारे पास ओवरऑल चाहे वो सिस्टमिक सर्कुलेशन है या पल्मोनरी सर्कुलेशन है, तो ये सर्कुलेशन किसने डिस्कवर की थी, याद रखिएगा विलियम हार्वे सर ने डिस्कवर की थी। उसके बाद हाउ मेनी प्लैनेट्स आर इन आवर सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के अंदर 9 प्लैनेट्स नहीं है। प्लूटो साहब को बाद में रिमूव कर दिया गया था, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बाद में जो दोबारा क्लासिफिकेशन की थी, तो उसमें टोटल जो सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट्स कितने थे, वो 8 प्लैनेट्स की तादाद है, याद रखिएगा। और फिर किसको निकाला गया था क्लासिफिकेशन में, प्लूटो को निकाला गया था जी, ठीक है। नहीं तो ओवरऑल पहले 9th से, लेकिन अब क्या हो चुके हैं, 8 हो चुके हैं। और फिर ये भी सवाल पूछा जाता है, द ब्लू प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, हमारी अर्थ, हमारी ज़मीन को ही कहा जाता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्योंकि मोस्टली उसमें 71% क्या पानी मौजूद होता है हमारी जो ज़मीन है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, वो ब्लू प्लैनेट ऑफ जो सोलर सिस्टम है वो भी कहा जाता है हमारी ज़मीन को जी। बेसिक यूनिट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, अच्छा प्लांट और एनिमल का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, सेल है, याद रखिएगा जी। अब बेसिकली ये सेल थ्योरी से पॉइंट ओरिजिनेट हुआ था, याद रखिएगा जी। सेल थ्योरी के 3 पॉइंट्स हैं भाई। सेल थ्योरी ये कहती है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, आइदर दे आर चाहे प्रोक्रियाटिक हैं, चाहे वो यूक्रियाटिक हैं, चाहे यूनिसेलुलर हैं, चाहे मल्टी सेलुलर हैं। तीसरा पॉइंट कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टेंट लिविंग सेल्स, कि नया जो सेल बनेगा पहले से ही लिविंग सेल से ही बनेगा, क्योंकि जब बायोजेनेसिस का पहले आइडिया आया था उसको बाद में रिजेक्ट कर दिया गया था कि लाइफ नॉन लिविंग थिंग से भी बन सकती है, जिसको गलीलियो और भी नामी ग्रामी साइंटिस्ट जो थे इस आइडिया पे बिलीव करते थे कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बेसिकली ये हवा से बनते हैं, और फिर मेंढक जो है ये कीचड़ से बनते हैं। लेकिन बाद में जब सेल थ्योरी आई तो इस बायोजेनेसिस के आइडिया को ख़त्म कर दिया गया था, और बायोजेनेसिस ही राइट आइडिया था। उसके बाद है कि विच एसिड इज यूज इन बैटरी, बैटरी के अंदर जो एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड है, किंग ऑफ केमिकल्स भी इसे कहा जाता है, याद रखिएगा जी, द किंग ऑफ केमिकल्स सल्फ्यूरिक एसिड। या अगर ये आ जाए कि हाइड्रोजन सल्फेट तो फिर भी ये ठीक है, क्योंकि इसी का एक ही नाम है जी। रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस फॉर्म साल्ट एंड वाटर, अब जो एसिड और बेस के दरमियान जो रिएक्शन होता है वो क्या बनाता है, वो साल्ट और वाटर बनाता है, नमक और पानी बनाता है। और इस रिएक्शन को याद रखिएगा, नाम हम देते हैं केमिस्ट्री की टर्म में वाला नाम दिया जाता है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है, याद रखिएगा जी। ये क्या है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है, याद रखिएगा जी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कि जब एसिड और बेस मिलते हैं, एसिड प्लस बेस ये जैसे ही मिलेंगे और फिर साल्ट और वाटर बनाएंगे,
साल्ट एंड वाटर बनाते हैं और इसको नाम दिया जाता है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहलाता है और इसको एसिड बेस रिएक्शन भी कहा जाता है, याद रखिएगा जी। क्यों? क्योंकि इसमें एसिड और बेस एक दूसरे के असल को ज़ायल कर देते हैं, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या नाम दिया जाता है, ये हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहलाता है, याद रखिएगा। उसकी सिंपल एग्जांपल है एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, दैट इज HCl प्लस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एसिड और बेस है। अब एसिड की डेफिनेशन ये होती है जो हाइड्रोजन डोनेट करे, बेस की डेफिनेशन ये होती है हाइड्रोक्सल डोनेट करे। यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा, यहाँ से हाइड्रोक्सल OH, क्योंकि ये बेस है और ये क्या है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, HCl एक एसिड है ये। अब एसिड से हाइड्रोजन चला गया, क्लोरीन बच गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोक्सल आयन चला गया क्योंकि बेस है, ये बनाएगा H और OH, वाटर बना दिया, जैसे कि वाटर यहाँ पे है, और फिर ये सोडियम पॉजिटिव और ये क्लोरीन ये बना देंगे सोडियम क्लोराइड, NaCl प्लस H2। NaCl इज बेसिकली साल्ट एंड इट इज बेसिकली द वाटर। तो इस अमल को क्या नाम देते हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ये हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेस मिलते हैं और एक दूसरे के असर को ज़ायल कर देते हैं, या इसको हम नाम देते हैं कि ये एसिड बेस रिएक्शन भी है, सॉल्ट और वाटर बनते हैं इसमें। अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन कौन से हमारे पास क्वेश्चंस हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। रेप्टाइल्स हाइबरनेट ड्यूरिंग विच सीजन, कि रेप्टाइल जो है ये हाइबरनेट करते हैं। अब हाइबरनेट का अमल क्या होता है कि सर्दियों के मौसम में मोस्टली जो है ये जो रेप्टाइल्स होते हैं ये कीचड़ के अंदर या ज़मीन की सतह के अंदर धंस जाते हैं अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए। तो इस अमल को क्या नाम देते हैं, ये हाइबरनेशन का अमल होता है, याद रखिएगा जी। और फिर जैसे गर्मियाँ आती हैं तो उस वक्त ये सारे इंसेक्ट्स वगैरह एंड इवन जो रेप्टाइल्स वगैरह भी मोस्टली निकल आते हैं क्योंकि वो हाइबरनेशन प्रोसेस से अब बाहर आ चुके होते हैं, अपने आप को सर्दियों से बचा चुके होते हैं, अब गर्मियाँ आ चुकी हैं। अब होता क्या है कि किस मौसम में ये हाइबरनेट करते हैं, विंटर सीजन में ये हाइबरनेट कर रहे होते हैं जी। नेम ऑफ द प्लांट विच ग्रोस ऑन अनदर प्लांट, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं जी, ठीक है, और उसका नाम देते हैं एपीफाइट का। एपी एंड फाइट, एपी मीन आउटर, याद रखिएगा, और लफ्ज फाइटो या फाइट का मतलब होता है प्लांट्स, याद रखिएगा। ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हवाले से या रूट वर्ड्स के हवाले से आपको पता होना चाहिए। द पार्ट ऑफ द प्लांट विच प्रोड्यूसेस पोलन्स, वो कौन सा होता है, वो एंथर होता है, याद रखिएगा, और उससे क्या होते हैं, पोलन ग्रेन निकलते हैं। और फिर क्या होता है, ये मेल पार्ट होते हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, ये होते हैं हमारे पास एंथर। इसमें क्या बनते हैं, इसमें बनते हैं पोलन ग्रेन बनते हैं, इन्हें नाम देते हैं पोलन्स का। ये हमारे पास क्या है, एंथर, और एंथर में क्या बन रहे हैं, ये डॉट डॉट्स, ये क्या है, ये पोलन्स बन रहे हैं जी। और फिर पोलन्स क्या करते हैं, ये ट्रांसफर होते हैं आइदर सेल्फ पोलिनेशन और द क्रॉस पोलिनेशन, फिर जाके स्टिग्मा स्टाइल ओवरी के जरिए क्या कराते हैं, ये पोलिनेशन कराते हैं। और प्लांट्स के अंदर पोलिनेशन, एनिमल के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है बेसिकली। तो क्या होता है, ये एंथर में क्या बनते हैं, ये पोलन ग्रेन्स बनते हैं, बाद में इनको ट्रांसफ़र किया जाता है। वो ट्रांसफ़र करने वाले जो पोलिनेटर्स, जब पोलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं, वो हवा, पानी, इंसेक्ट्स, ह्यूमन बीइंग एंड इवन डिफरेंट जो है एक मैकेनिकल या जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हैं उनके ज़रिए भी ये हो सकती है जो पोलिनेशन है जी। उसके बाद द कलर ऑफ द प्लांट्स अदर देन ग्रीन ड्यू टू द ड्यू टू प्लास्टिस नेम, उसको क्या नाम दिया जाता है, वो क्रोमोप्लास्ट नाम दिया जाता है, याद रखिएगा। जो हमारे पास ग्रीन कलर होता है जी, उनका नाम दिया जाता है प्लास्ट। वो ओवरऑल हमारे पास क्या है, वो क्लोरोप्लास्ट है, याद रखिएगा जी, वो क्लोरोप्लास्ट है। प्लास्टिड बेसिकली ये पिगमेंटेड कंपाउंड होते हैं, याद रखिएगा। पिगमेंटेड कंपाउंड मीन कलरिंग कंपाउंड बेटा, पिगमेंटेड कंपाउंड्स। उसकी बेसिकली दो तरह के टाइप्स हैं जी। एक हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है, वो ग्रीन कलर देते हैं, और हमारे पास दूसरा क्रोमोप्लास्ट अदर देन ग्रीन कलर, जैसे रेड, जैसे येलो, जैसे पेटल्स का कलर होता है, पेटल्स कलर होता है अदर देन ग्रीन कलर, तो वो किस बिना पे होता है, ऑन बिहाफ ऑफ प्रेजेंस ऑफ द क्रोमोप्लास्ट। और जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, तीसरी टाइप प्लास्टिड की, वो कलरलेस होते हैं, याद रखिएगा। तो प्लास्टिड की कितने टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं जी, 3 टाइप्स हैं। उसमें एक कौन सा है रिस्पेक्टेड सन, ग्रीन जो है दैट इज क्लोरोप्लास्ट, अदर देन ग्रीन क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा कौन सा होता है, वो होते हैं ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, याद रखिएगा जी। वो कौन से होते हैं, ये कलरलेस होते हैं, याद रखिएगा जी।
इनका कोई भी कलर नहीं होता। तो क्रोमोप्लास्ट अदर देन ग्रीन कलर, जैसा कि जो पेटल्स हैं, जिसको लीफलेट भी कहा जाता है, जिसको मिनी लीफ भी कहा जाता है, उसका जो कलर होता है, जैसा कि रोज़ के अंदर रेड और इसी तरह से जैस्मीन के अंदर वाइट, एंड सेम इज़ द केस जो हमारे पास सूरजमुखी का फूल होता है उसमें कौन सा होता है, येलो कलर होता है। इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट। इवन फ्रूट के जो कलर होते हैं उसमें भी क्या है, वो बेसिकली पिगमेंटेड कंपाउंड्स हैं, नॉट इन द ग्रीन। वो कौन से होते हैं ग्रीन वाले, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। ये तीनों प्लास्टेड की टाइप्स हैं। और याद रखिएगा जब हम बात करेंगे कि ओवरऑल फ्लावर स्ट्रक्चर्स के हवाले से बात करते हैं, तो उसमें जो सेपल्स होता है, सेपल मीन जो आउटरमोस्ट कवरिंग होती है, जो सेपल्स हमेशा क्या होते हैं, ग्रीन कलर होते हैं। याद रखिएगा जी कि सेपल्स आर ऑलवेज इन ग्रीन कलर्स। सेपल्स हमेशा किस में होंगे बेटा, वो ग्रीन कलर में होंगे जी। जबकि पेटल्स का कलर मुख्तलिफ हो सकता है। और पेटल्स के मुराद अगर आसान करके बताया जाए, फूल की पत्तियों को पेटल्स कहा जाता है। और फूल की पत्तियों में जो कलर होता है वो अदर देन ग्रीन हो सकता है जी। लेकिन जो सेपल्स हैं वो हमेशा किस में होंगे बेटा, ग्रीन कलर में होंगे। सेपल का काम क्या होता है, ओवरी को प्रोटेक्ट करना। और पेटल्स या फूल की पत्तियां, या उसको मिनी लीफ या लीफलेट भी कहा जाता है इन द फॉर्म ऑफ द बॉटनी और इन द फॉर्म ऑफ द बेसिक साइंस, एटलीस्ट सबको पता होना चाहिए। तो जो पेटल्स का कलर होता है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है, अदर देन ग्रीन कलर, रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोसेस इज यूज्ड इन वाटर प्योरिफिकेशन। वाटर प्योरिफिकेशन में जो प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा, वो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। बेसिकली क्या होता है, उसमें पानी को इम्प्योरिटी से पाक किया जाता है। विच टाइप ऑफ इलनेस, डेंगू इज, जो डेंगू फीवर होता है बेसिकली वायरस की वजह से होता है जी। 1 ATM यानी 1 ATM, ATM स्टैंड्स फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 ATM इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ Hg के बराबर होता है, याद रखिएगा जी। फीमेल मॉस्किटो एक्ट्स एज ए कैरियर फॉर डेंगू वायरस, वो कौन सा है, वो एडीज एजिप्टस। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवरस प्लांट्स। अब इंसेक्टिवरस प्लांट्स कौन से होते हैं, यहाँ ऑप्शन दिए हुए थे मुख्तलिफ, तो उसमें वीनस फ्लाई ट्रैप भी था, उसमें पिक्चर प्लांट भी है और भी हैं। तो वीनस फ्लाई ट्रैप भी क्या है, ये इंसेक्टिवरस प्लांट्स है। इसको कार्निवरस भी कहते हैं, याद रखिएगा जी, इसको कार्निवरस भी कहते हैं, याद रखिएगा जी। अब कार्निवरस कौन से होते हैं जी, कार्निवरस यानी ऐसे पौधे जो गोश्त खाते हैं, बिल्कुल ऐसे भी प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट खाते हैं, जैसा कि वीनस फ्लाई ट्रैप है जी। एक्चुअली होता क्या है कि डिफरेंट ऐसे प्लांट्स होते हैं, जैसे उनके वीनस फ्लाई ट्रैप है, पिक्चर प्लांट है जी। पिक्चर प्लांट ऐसे होता है, उसके अंदर कोई अगर इंसेक्ट आ जाए तो वो स्लिपरी होता है अंदर वाली जगह, और वो इंसेक्ट उससे बाहर नहीं निकल पाता, वहाँ पे ही मर जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। प्लांट्स बड़े सियाने होते हैं, वहाँ से वो उसको डिकम्पोज करके नाइट्रोजन हासिल कर रहे होते हैं। तो इंसेक्टिवरस प्लांट्स भी होते हैं जो इंसेक्ट ईटिंग होते हैं, इनको कार्निवरस भी कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या है, उसमें वीनस फ्लाई ट्रैप उसकी एग्जाम्पल है, रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रॉबर्ट बर्नसन इन्वेंटेड, रॉबर्ट बर्नसन ने जो इन्वेंट किया था वो बर्नसन बर्नर था, याद रखिएगा। अमूमन जो लेबॉर्ट्री के अंदर छोटा सा ट्राइपॉड स्टैंड होता है, ट्राइपॉड स्टैंड, उसके नीचे आग जलाई जाती है, तो बेसिकली वो बर्नसन बर्नर ही होता है, जो कि रॉबर्ट बर्नसन ने इन्वेंट किया था जी। एंजाइम हमेशा प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, और अगर फिर ये आ जाए कौन सी प्रोटीन की टाइप है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, याद रखिएगा जी, ग्लोब्यूलर प्रोटीन जी। रेट ऑफ चेंज, याद रखिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वो क्या कहलाता है, याद रखिएगा, वो वेलोसिटी कहलाता है जी। जब भी आ जाए रेट ऑफ चेंज मीन डेल की बात होगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो जो वेलोसिटी है वो क्या है, डेल डी ओवर डेल टी होन, डेल मीन द चेंज, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये क्या है, वो वेलोसिटी को कहा जाता है। मोस्ट मेटल एट रूम टेम्परेचर, मोस्टली जो रूम टेम्परेचर कंसिडर किया जाता है 25 भी कंसिडर किया जाता है, 26 भी, 27 भी, नियर अबाउट, बट ओवरऑल 25 भी कंसिडर किया जाता है, यानी जनरल टेम्परेचर उनका होता है। वो मोस्टली जो है मेटल किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, याद रखिएगा, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद है कि व्हेन प्रेशर ऑफ द गैस इज इंक्रीज्ड, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होगा, वो डिक्रीज होता है। क्योंकि बॉयल्स लॉ और चार्लीज लॉ के मुताबिक याद रखिएगा कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा जी, जबकि टेम्परेचर और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैं जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाऊंगा वॉल्यूम भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे वाटर लिक्विड फॉर्म में होगा, उसको जब हीट अप किया जाएगा तो वेपर बन जाएगा, तो फिर गैस की फॉर्म में उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के
इनडायरेक्टली या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेशर कम करेंगे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। सो व्हेन प्रेशर ऑफ द गैस इज इंक्रीज्ड, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, वो याद रखिएगा, डिक्रीज होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय ग्राहम बेल ने टेलीफोन इन्वेंट किया। केमिकल फार्मूला ऑफ द शुगर इज C12H22O11, उसका फार्मूला होता है। स्टडी ऑफ टिश्यूज, वो हिस्टोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा। आइदर द प्लांट सेल और द प्लांट टिश्यूज, द एनिमल टिश्यूज, वो हिस्टोलॉजी है। डोडिनम जोजिनम इज अ पार्ट ऑफ, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स होते हैं, याद रखिएगा जी। साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड, के अंदर सबसे ज़्यादा साउंड ट्रेवल करती है सॉलिड लिक्विड गैस में से। क्यों? क्योंकि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। और उसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर किसी चीज़ को आप ऐसे हवा में, फॉर एग्जांपल कोई बैट है या कोई चीज़ भी है, उसको ऐसे हवा में आप घुमाओगे, इतनी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। पानी पे मारोगे साउंड प्रोड्यूस होगी, लेकिन अगर किसी लोहे वाली जगह पे उसको मारोगे तो ज़्यादा आवाज़ पैदा होगी, क्योंकि साउंड जो हमारे पास सॉलिड होता है उसमें मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, और उस क्लोजली पैकिंग की वजह से क्या होता है, वाइब्रेशन ज़्यादा पैदा होती है और साउंड जल्दी ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। सो साउंड ट्रेवल्स फास्टर, वो क्या है, सॉलिड में ज़्यादा तेज़ी से वो ट्रैवल करती है, याद रखिएगा जी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ बोन्स इन न्यू बॉर्न बेबी के अंदर 300 होती है, बाद में वो फ्यूज है कि 206 भी बन जाती हैं। रेडियो एक्टिविटी मेयर्ड बाय विच डिवाइस, रेडियो एक्टिविटी जो है गैगर मुलर काउंटर के जरिए मेयर की जाती है जी। एनर्जी इन द मूविंग ऑब्जेक्ट्स, मूविंग ऑब्जेक्ट्स में एनर्जी होती है, मतलब जो ऑब्जेक्ट हरकत कर रहा है वो काइनेटिक एनर्जी है। और अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, एनर्जी पोजेस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स रेस्ट पोजीशन, वो याद रखिएगा, रेस्ट पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको नाम देते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, याद रखिएगा जी। वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है जी। फिर पोटेंशियल एनर्जी की डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है ना। जैसे कंप्रेस्ड जो होती है पोटेंशियल एनर्जी होती है, जैसे स्प्रिंग के अंदर होती है जी, ठीक है। और जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है जी। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड है, उसको एनोड नाम देते हैं, याद रखिएगा जी। ओवरऑल जो हमारे पास टर्मिनल्स होते हैं, द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव, जो पॉजिटिव है उसे क्या नाम देते हैं, एनोड, और जो नेगेटिव है उसे क्या नाम देते हैं बेटा, कैथोड। और इन दोनों को अगर कलेक्टिवली कहा जाए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, याद रखिएगा इनको इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है जी, इनको इलेक्ट्रोड कहा जाता है। और सर्किट वो पाथवे बनता है जिसमें क्या होता है कि करंट के बहाव की वजह से कोई चीज़ ऑन ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑफ होती है। तो ओवरऑल नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कैथोड, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एनोड, एंड इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड्स, इनको कहा जाता है।